प्रसंसन तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के दूसरे भाग यानी हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट क्या होता है, वो किस प्रकार की मसल से बना होता है, उसका आकार कैसा होता है, उसमें चेंबर कितने होते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, और उसका सर्कुलेशन यानी कि सिस्टमिक और पल्मोनरी किस प्रकार कार्य करता है, इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा हृदय के बारे में, और मैं आपको यहाँ रुक कर ये बताऊँगा कि इसके एक एक पॉइंट को ज़रूर ध्यान से लिखिएगा और समझिएगा। इसमें वन वर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होंगे, इसलिए पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से लिखते चलिएगा और नोट करना न भूलिएगा। तो मैं यहाँ हूँ। तो हार्ट एक शंकु यानी कि शंकु के आकार का होता है। इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 3 प्रकार की दीवार से घिरा होता है, और 5वीं 6वीं और 7वीं जो अपनी फेफड़े यानी कि कशेरुका यानी कि वर्टिब्रा जो होती है उसके पीछे छिपा होता है, और ये निरंतर चलता रहता है। इसमें किसी प्रकार का अवरोध हृदयघात यानी कि मौत की ओर ले जाता है। और हम सभी जानते हैं कि हृदय एक ऐसा शरीर का महत्वपूर्ण अंग है कि एक बार हृदय रुकना यानी कि जीवन लीला समाप्त होने के बराबर होता है, यानी कि बचाना मुश्किल होता है। इसलिए उसमें तमाम प्रकार की जो हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, इन सब के बारे में आज डिस्कस करूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में। तो अभी मैंने बताया हार्ट शंकु के आकार का होता है, 3 प्रकार की इसमें लेयर्स पाई जाती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, और इन सब के बीच में एक फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो आघात से बचाने का कार्य करता है हृदय को। अभी इन सब को डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में, और मैं आपको स्लाइड के माध्यम से इसको पूरा समझाऊंगा कि स्लाइड पर इसको मैंने एक फिगर बताया हुआ है। एक चीज़ मैं यहाँ पर रोक के बता दूंगा, जो फिगर मैंने आपको बनाया है कि 4 चेंबर को केवल मैंने दिखाया है 4 पार्ट में बांट करके। हृदय का आकार इस प्रकार का नहीं होता है, शंकु के आकार का होता है। आपको समझने के लिए मैंने इसको 4 पार्ट में बांटा है, तो इसको कभी इसको ध्यान से देखिएगा। और अभी स्लाइड पर मैं आपको एक एक पॉइंट को डिस्कस करूँगा, इसके चारों चैम्बर्स और जो इनके आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं, इनमें वाल्व जो पाए जाते हैं, इन सब के बारे में अभी मैं डिस्कस करूँगा, और इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं हम लोग स्लाइड की ओर, और स्लाइड के माध्यम से इस पूरे हार्ट के चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, आपको मैंने एक रफली एक चित्र बनाया हुआ है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हृदय 4 पार्ट में होता है, आपको बताने के लिए मैंने इसको एक 4 पार्ट में बांटा हुआ है। देखिए, ये एक 4 चैम्बर बनाया है, बीच में एक क्रॉस का निशान बनाया हुआ है, और ये 3 प्रकार की हमने आपको लेयर दिखाई हुई है इन लेयर्स के बारे में। तो उसमें देखिए, सबसे बाहरी परत पेरिकार्डियम कहा जाता है, मध्य की परत जो होती है मायोकार्डियम होती है, और सबसे अंदर की जो परत होती है उसको एंडोकार्डियम कहा जाता है। पहली बात तो ये जो मसल्स होती हैं इसको कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं हम लोग। इसके जो इसकी मसल्स होती हैं इसे हम लोग कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। और इसके बीच में एक गांठ दिखाई पड़ रही है, इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो पहले आप इन तीनों परतों के बारे में पढ़ लीजिए। सबसे अंदर की परत एंडोकार्डियम कहलाता है, बीच की परत मायोकार्डियम कहलाता है, और जो पहली ऊपरी परत है इसे हम पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। अंदर की परत और बाहरी परत के बीच की परत जो है ये मोटी परत होती है, इसकी थिकनेस थोड़ी मोटी होती है, और इन दोनों के मध्य में यानी कि पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। अब इस जगह पर मैं रोक के आपको बताऊंगा कि पेरिकार्डियल फ्लूइड का यहाँ डिस्कस क्यों किया गया। तो इसका मुख्य कार्य ये होता है, एक तो पहले बात यहाँ 2 तरह के क्वेश्चन तैयार होते हैं कि इसके मध्य में जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या कहते हैं, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इसका क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है कि हृदय पे जो आघात लगता है, यानी किसी प्रकार की कोई चोट लगे तो उसका एक प्रेशर रहेगा फ्लूइड का, और जिसकी वजह से हृदय पे किसी प्रकार का आघात ना पहुंच पाए या असर ना होने पाए या चोट ना पहुंचे पाए, उसका मुख्य कार्य होता है। और हृदय को पंप करने के लिए लचीलापन लाना या थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखना, और लिक्विड के कारण, वो भी इसका मुख्य कार्य होता है। तो हम लोगों ने अभी तीनों परत के बारे में पढ़ लिया, और ये इसकी जो मसल्स होती हैं वो कार्डियक मसल्स कहलाती हैं, यानी कि किस प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, तो कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं। ये भी एक क्वेश्चन तैयार हो गया। इसके बाद में तीनों परतों के बाद और इसका आकार कैसा होता है, तो वो शंकुनुमा आकार होता है। मैं भी आगे की स्लाइड में अभी फिर से इसको एक
उसका एक्चुअल जो डायग्राम है हार्ट का वो भी दिखा देता हूँ। और अभी इसको हम लोग समझ लेते हैं। 4 प्रकार के चेम्बर होते हैं। ये है दायां मतलब राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। और इन दोनों के बीच में 2 वाल्व पाए जाते हैं, बाइकस्पिड वाल्व जिसे हम मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं, मिट्रल वाल्व या माइट्रल वाल्व। और यहाँ पर जो राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसको हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं इन सब के मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूँगा एक एक पॉइंट के बारे में कि इनका प्रमुख कार्य क्या होता है। और यहाँ पर जो ये गांठ पाई जाती है उसे हम लोग सेप्टम कहते हैं। इसको भी मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले हम लोग इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लें। तो हार्ट क्या होता है, तो अगर हम लोग हृदय की केवल संरचना की बात करें तो हृदय प्रसंसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, ये भी मैंने आपको बताया। यह मांसपेशियों द्वारा बना हुआ अंग होता है जिसका आकार शंकु के आकार का होता है। इसको बनाने वाली मांसपेशियों को कार्डियल मसल्स कहा जाता है। हृदय फेफड़ों के बीच वक्ष स्थल में 5वीं, 6वीं और 7वीं कशेरुकों यानी कि वर्टिब्रा के बीच में स्थित होता है। हृदय मुख्यतः 3 परतों से बना होता है, मैंने आपको बताया। ये प्रमुख पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसको लिखते हुए चलिएगा। और एडल्ट का जो हार्ट होता है वो लगभग 250 से 300 ग्राम का होता है। यानी कि ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बन गया कि एडल्ट का जो एक हृदय होता है वो मोस्टली कितने ग्राम का होता है, तो लगभग 250 से 300 ग्राम के मध्य होता है। और इन सब के बीच में 4 चैम्बर्स यानी कि बने होते हैं। तो पहला है राइट आर्ट्रियम और दूसरा है उसी के नीचे देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व के नीचे राइट वेंट्रिकल है। इसी के बाद लेफ्ट आर्ट्रियम है, उसके नीचे बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व है और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल है। यानी कि अगर हम बात करें इन आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बारे में तो दाएं आलिंद यानी कि राइट आर्ट्रियम एवं दाएं निलय राइट वेंट्रिकल के बीच में त्रिकोण के आकार का जो वाल्व बना होता है उसे हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। यानी कि इसे हम ट्राइकस्पिड यानी त्रिकोण के आकार का होता है। और दूसरा लेफ्ट आर्ट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वाल्व पाया जाता है। तो अब हम अगर बात करें राइट आर्ट्रियम की, राइट आर्ट्रियम क्या होता है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो राइट आर्ट्रियम नसों से रक्त प्राप्त करता है, यानी कि शरीर के हिस्से से रक्त उसको मिल रहा है। और हृदय को पेसमेकर पाया जाता है जिसे कहते हैं। इसका राइट आर्ट्रियम में प्रमुख कार्य यही है। और राइट वेंट्रिकल के अंदर राइट आर्ट्रियम से होकर ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा यानी कि राइट आर्ट्रियम से होकर ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में जो रक्त आता है उसे शरीर को के माध्यम से शरीर के पल्मोनरी आर्टरी जिसे हम कहते हैं वो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करती है। अब देखिए यहाँ पर राइट आर्ट्रियम में अगर अशुद्ध रक्त शरीर में आया हुआ है तो ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में आया और यहाँ से रक्त देखिए एरो के माध्यम से ये कहाँ गया, लंग्स की ओर जा रहा है। ये लंग्स में शुद्ध होने के लिए, यानी कि अगर हम इस एरो के माध्यम से देखें तो देखिए 2 सर्कुलेशन शरीर में होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पर देखिए अशुद्ध रक्त दाएं में पाया जाता है चेंबर में, तो वहाँ से वो ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से माध्यम से धमनी के द्वारा होते हुए और लंग्स की ओर गया। लंग्स के मतलब कि जो लंग्स का सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे हम लोग अगर एक तरीके से देखें कि जैसे ही इंसान ने सांस लिया, सांस लेने के बाद शुद्ध हवा शरीर के अंदर यानी कि लंग्स के अंदर गई और लंग्स के सबसे आखिरी यूनिट एल्वोलाई यानी कि जिसको हम लोग वायु कोशिकाएं जो गुच्छे अंगूर के गुच्छे की तरह होती है उसके पास तक वो शरीर के टिश्यू को जिंदा रखने के लिए जाती है। तो लंग्स के माध्यम से लंग्स के पास से होकर के जो ये महाधमनी गुजर रही है यहाँ तक अशुद्ध रक्त शरीर में है। और लंग्स में जहाँ O2 CO2 आपस में एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज होने के बाद में इस लंग्स के माध्यम से जो रक्त बाएं निलय में जा रहा है यानी शुद्ध रक्त के चेंबर में जा रहा है, तो यहाँ से अपने आप जो अशुद्ध रक्त थी लंग्स का माध्यम लेकर के शुद्ध हो गई और शुद्ध होने के बाद लेफ्ट आर्ट्रियम में जाकर यानी कि बाएं
आलिंद में जा करके इकट्ठा हो गई और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल के माध्यम से यानी कि मेट्रल वाल्व के माध्यम से, जो मैंने आपको भी बताया कि जो आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट होता है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल के माध्यम से कार्डियक आउटपुट अपने आप पूरे होल बॉडी को शुद्ध रक्त भेजता है। ये प्रति चक्र में चलता रहता है, ये 8 सेकंड में ये चक्र इस प्रकार का चलता रहता है। अशुद्ध और शुद्ध का रेशियो आपस में हृदय निरंतर जीवन भर चलता रहता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में रक्त आने के बाद में वो पूरी होल बॉडी को, एक जो प्राकृतिक रूप से शरीर ने बना रखा है कि 5% दिमाग के पास रहेगा, हृदय के पास रह जाएगा, 25% अन्य भागों को जाएगा, यानी कि हृदय के पास 15% और दिमाग के पास 25% पाचन तंत्र के पास, इस प्रकार पूरे शरीर को ये रक्त, शुद्ध रक्त भेज देगा। शुद्ध रक्त में आपस में O2 CO2 एक्सचेंज यानी कि जो हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके द्वारा शुद्ध अशुद्ध का रेशियो चलता रहता है। और यहाँ से जैसे ही होल बॉडी ने पूरे शरीर को जैसे ही रक्त शुद्ध भेजा और उस शरीर ने उस हवा के माध्यम से उसको एब्जॉर्ब किया, एनर्जी प्रोड्यूस की, और इसके बाद में जैसे ही रक्त होल बॉडी के माध्यम से दाएं नीला की ओर बढ़ेगा तो यहाँ से वो अशुद्ध होकर के राइट एट्रियम में पहुंच जाता है। और राइट एट्रियम अभी मैंने आपको बताया कि ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा प्राकृतिक रूप से राइट वेंट्रिकल में रक्त इकट्ठा होता है, ये स्ट्रोक के माध्यम से इकट्ठा होता है और इसके बाद में फिर से वो लंग्स की ओर जाता है शुद्ध होने के लिए और शुद्ध होकर लेफ्ट एट्रियम में इकट्ठा हो जाता है। तो मैंने आपको ये पल्मोनरी और सिस्टमिक के बारे में बताया कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल क्या होते हैं। अब हम बताते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। तो बायां आलिंद से बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम को। फेफड़ों से शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त रक्त इकट्ठा होता है, इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं होता है। इसे शरीर से रक्त प्राप्त होता है और यहाँ पर लंग्स के माध्यम से शुद्ध हुआ रक्त मिलता है। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम में फेफड़ों से शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त प्राप्त करता है और पल्मोनरी वेन द्वारा लेफ्ट एट्रियम में पहुँच जाता है, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, यानी कि जो पल्मोनरी वेन्स हैं इनके माध्यम से पहुंचता है। इसके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल के माध्यम से अगर बात करें, यानी कि बायां निलय की बात करें, तो लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिक वाल्व, यानी कि देखिए बाइकस्पिक वाल्व यानी मिट्रल वाल्व के द्वारा शुद्ध रक्त जिस प्रकोष्ठ में पहुंचता है उसे हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, यानी कि बायां निलय बोलते हैं। यहाँ से शुद्ध रक्त महाधमनी, यानी कि महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर को प्राप्त हो जाती है। ये इसका प्रमुख कार्य होता है। और अब हम लोग अगर वाल्व की बात करें तो इसमें आप ये ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व, ये दो वाल्व देख रहे हैं। तो पहले ट्राइकस्पिड वाल्व की बात करें, ये ऐसा वाल्व होता है जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में स्थित होता है। जब दायां निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल रक्त को हृदय से बाहर भेजता है तो यह कपाट बंद हो जाता है, यही इसका मुख्य कार्य होता है। यह रक्त को दोबारा राइट वेंट्रिकल में, यानी कि यहाँ से रक्त जो वापस जाता है, इसको कभी भी रक्त वापस नहीं आना। जैसे देखिए मैंने एरो के माध्यम से दिखाया हुआ है, वो चेंबर के बाद ही दूसरी बार वहाँ पर वो रक्त आ सकता है, वरना वो कभी भी रक्त बैक नहीं होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बाइकस्पिक वाल्व यानी मेट्रल वाल्व के बारे में बात करें तो बाइकस्पिक वाल्व ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच स्थित होता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय सिकुड़ता है तब बाएं आलिंद में रक्त को दोबारा आने से रोकता है, यानी कि जैसे हृदय सिकुड़ता है तो वापस रक्त को आने से इसका रोकना प्रमुख कार्य होता है। इसके बाद इसमें एक होता है पल्मोनरी वाल्व, हार्ट में ही एक पल्मोनरी वाल्व होता है, राइट वेंट्रिकल और फुफ्फुस धमनी के बीच स्थित होता है, यानी कि महाधमनी और जो राइट वेंट्रिकल होता है इसके मध्य में स्थित होता है। और इसका प्रयोजन दाएं निलय से सारा रक्त, यानी कि राइट वेंट्रिकल से सारा रक्त फुफ्फुस धमनी के में भेजे जाने के बाद उस वाल्व को बंद करना, यानी यहाँ इस वाल्व को बंद करना इसका प्रमुख कार्य होता है कि रक्त वापस इस राइट वेंट्रिकल में ना आने पाए, इसका प्रमुख कार्य होता है। और एरोटिक वाल्व इस जगह इकट्ठा होता है। ये महाधमनी का अर्धचंद्राकार कपाट जो होता है, यानी कि अर्धचंद्राकार जो कपाट है महाधमनी का, इसके बीच में होता है, जिसे एरोटिक सेमिनल वाल्व के नाम से हम लोग जानते हैं। बाएं निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल और महाधमनी के बीच में
लेफ्ट वेंट्रिकल और महाधमनी के बीच में स्थित होता है, और यहाँ से जो शुद्ध रक्त होल बॉडी को जा रहा है, इससे कभी भी रक्त वापस न जाने पाए, इसका प्रमुख कार्य ये होता है। तो मैंने आपको इसके तीनों चेंबर, इसकी मसल्स के बारे में, चारों चेंबर के बारे में, इस पूरे सिस्टमिक और पल्मोनरी के बारे में आपको मैंने बताया, और इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लीजिए। तो इस पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए कि हृदय का भार लगभग 250 से 300 ग्राम होता है एडल्ट के रूप में। युवावस्था में मनुष्य का हार्ट लगभग 4.5 इंच लंबा, 3.5 इंच चौड़ा और 2.5 इंच मोटा होता है। 4.5 इंच लंबा, 3.5 इंच चौड़ा और 2.5 इंच मोटा होता है। अगले पॉइंट पे बात करें, हृदय 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार धड़कता है, और एक पूरे जीवन काल में अगर हम लोग 50 वर्ष एक आदमी की जीवन अवधि मान लें, तो लगभग 13 करोड़ लीटर रक्त पूरे शरीर को हृदय भेजता है। ठीक है। एक पॉइंट और यहाँ पर आती है कि हृदय धड़कने में 2 प्रकार की आवाज़ें आती हैं। आप कभी भी हृदय को किसी के कान को किसी के हृदय पर रख के देखें, तो आप इत्मीनान से शांत रूप में अगर आप सुने, तो उसमें 2 प्रकार की आवाज़ आएगी, जिसे हम लोग लब और डब के नाम से जानते हैं। लब यानी LUB, और डब DUBB, यानी लब डब की आवाज़ आती है वो, और तमाम प्रकार की आवाज़ें आती हैं वो नहीं। सिर्फ इसका जो मेडिकली टर्म में बात की जाती है कि हृदय में 2 प्रकार की आवाज़ आती हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको लब डब बोला जाता है। ठीक है। अब हम लोग पूरे हृदय के बारे में हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। अब इसमें कुछ मुख्य पॉइंट थे जो मैंने आपको सेप्टम के बारे में बताना है, और एक फैसोवेलिस नाम की एक बीमारी है, इसके बारे में भी बताना है। तो इन दोनों के बारे में बता करके मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दूंगा, और अगले चक्र में हम लोग सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद में हृदय संबंधित बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, जिस प्रकार ये पाचन तंत्र का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आप स्लाइड पे एक बार फिर से देखिए कि जो मैंने राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में, यानी कि दायां और बाएं के बीच में एक दीवार है, इस दीवार के बीच में एक गांठ दिखाई है, उस गांठ को हम लोग सेप्टम बोलते हैं। मैं यहाँ पर रुक के आपको बता दूंगा कि ये एक प्रकार का, अगर ये गांठ रह जाए, यानी कि ये जो ये जन्म के बाद में ये स्वतः ही अपने आप गांठ बंद हो जाती है। या अगर हम इसको एक सीरियल से बताने की कोशिश करें कि जब बच्चा माता के गर्भ में होता है, तो ये वाल्व के अंदर, यानी कि जो राइट आर्टरियम लेफ्ट आर्टरियम के बीच में जो मध्य की दीवार होती है, इस दीवार को धीरे धीरे बढ़ना, यानी कि 9 माह की उम्र तक ये धीरे धीरे बढ़ते हुए ये यहाँ पर पूरा बंद हो जाना, इसका एक नेचुरली उसकी प्रकृति होती है। और जन्म के बाद इसमें अपने आप बंद होने के बाद वहाँ गांठ इकट्ठा, जैसे कि एक प्लास्टिक की कोई उसको मेल्ट करने के बाद हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, तो लास्ट के पॉइंट पर थोड़ी सी गांठ के रूप में प्लास्टिक इकट्ठा हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये मसल्स जो होती हैं, पूरा दीवार उसकी बंद होने के बाद, यहाँ इकट्ठा होने के बाद में एक गांठ का रूप ले लेती हैं। इस गांठ को हम लोग सेप्टम बोलते हैं। ठीक है। यानी कि गांठ जो पाई जाती है, यहाँ पर रोक के मैं बताऊंगा कि यहाँ पर 1 नंबर के क्वेश्चन में दायां और बाएं चेंबर के बीच में एक गांठ पाई जाती है, उस गांठ को क्या बोलते हैं, तो सेप्टम बोलते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादातर आता है। ये पूछा जाता है कि सेप्टम कहाँ पे स्थित होता है, तो आपको राइट आर्टरियम लेफ्ट आर्टरियम के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि आपने कभी ब्लू बॉर्न बेबी के नाम से एक रोग का नाम सुना होगा। ब्लू बॉर्न बेबी किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ब्लू बॉर्न बेबी उसे कहा जाता है, जैसा मैंने आपको भी बताया कि राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में जो गांठ पाई जाती है, उसे हम लोग सेप्टम बोलते हैं। अगर ये गांठ तैयार ना होने पाए, तो उस बच्चे को, यानी कि जिस बच्चे के हृदय में इस प्रकार की गांठ नहीं बन पाई है, तो उसे ही हम लोग ब्लू बॉर्न बेबी कहते हैं। कि उसका टर्म ये होता है कि जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त के चेंबर जो बने होते हैं, इनमें आपस में रक्त मिक्स होने लगता है। यानी कि चेंबर में, यानी कि होल है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे दिल में छेद होना, बोलते हैं कि उनके दिल में छेद है। दिल में छेद होने का मतलब यही होता है कि ये सेप्टम तैयार नहीं हो पाया है, जिसके कारण शुद्ध और अशुद्ध रक्त का जो एक प्राकृतिक रूप से जो चेंबर बने हैं, उस पर अंतर आ जाता है, जिसके कारण से वो ग्रोथ नहीं कर पाता है हृदय, और मतलब उसका जो पेशेंट है वो ढंग से
जीवन शैली बिता नहीं पाता है, जिसके कारण से उसे हम लोग दिल में छेद होना, और इस मेडिकल टर्म को फैसो ओवैलिस कहते हैं। मैंने आपको हृदय के नीचे देखिए फैसो ओवैलिस लिख के भी दिया हुआ है, ये देखिए लास्ट में लिखा हुआ है कि फैसा ओवैलिस, इसे हम लोग बोलते हैं, यानी कि इस रोग को फैसो ओवैलिस के नाम से हम लोग जानते हैं, जो ये बीमारी का नाम है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर फिर से आपको कहूँगा कि जो मैंने पूरे टॉपिक को समझाया बताया है, इसे पॉइंट वाइज ज़रूर नोट करें, जिससे आपको वन वर्ड के क्वेश्चंस में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर किसी कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं देख रहा हूँ कि कोई भी किसी प्रकार का कमेंट नहीं करता है, अच्छा है और बहुत अच्छा है, इस प्रकार का कमेंट आता है, कभी भी सब्जेक्टिव कमेंट नहीं आते हैं। तो ये वीडियो आपको पढ़ने के लिए बनाया जा रहा है, ना कि वीडियो की क्वालिटी बताने के लिए बनाया जा रहा है। तो संबंधित चीज़ों को कमेंट करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग कुछ डिस्कस करें, जिससे आप एक व्यक्ति हर एक पॉइंट को डिस्कस करेगा तो सभी के पास तक ये कम से कम ये कमेंट्स अगर हर बच्चा उसको देखेगा तो सभी को एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सभी बच्चे इसको अगर कमेंट करते रहें तो उसको डिस्कस करने में आसानी होगी और सभी लोग दोबारा रिवाइज भी कर पाएंगे। ठीक है, तो समझ में सबको आया होगा। नहीं समझ में आया है या किसी में कोई समस्या है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, आपको जल्द उसका निराकरण कराया जाएगा।